हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यू नई शुरुआत चैनल। सो गाइस, आज हम देखेंगे क्लास 10th का अध्याय 6 जैव प्रक्रम साइंस का। तो हमने गाइस इसके बारे में हमने एक वीडियो अपलोड कर दी है जिसमें हमने जैव प्रक्रम के बारे में बताया था। जैव प्रक्रम क्या होता है, तो गाइस जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? तो सजीवों के अंदर चलने वाला ऐसा अनुरक्षण प्रक्रम जिसके कारण सजीव जीवित रह पाते हैं या ऊर्जा उत्पन्न कर पाते हैं, उसी को हम कहते हैं गाइस जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम में क्या क्या आ जाता है गाइस? हमने इसके 4 पार्ट देखे थे गाइस, 4 चीज देखी थी गाइस। पहला देखा था क्या, पोषण के बारे में चर्चा की थी। दूसरा क्या देखा था गाइस, पोषण, श्वसन, और क्या देखा था, पोषण है, श्वसन है, उत्सर्जन है, संवहन होता है। ये सभी सजीवों में चलने वाली प्रक्रियाएं हैं, प्रक्रम है, जैव प्रक्रम है, जिसके कारण कोई भी सजीव जीवित रह पाता है। ये पौधों में भी चलती है, जंतुओं में भी चलती है, सब में चलता था। तो गाइस आज हम देखेंगे इसी का। इसमें हमने स्वपोषण में देखा था, पोषण में स्वपोषी जीव देखा था। सो गाइस अपन चलते हैं आगे। आज देखते हैं मनुष्य में पोषण। देखिए मनुष्य में पोषण कैसे होता है। एक प्रक्रम की आवश्यकता होती है, एक विशिष्ट अंग की, ये फिर प्रक्रम हम कह लें उसको। जैसे कि इसके लिए आवश्यकता होती है वो पाचन तंत्र की आवश्यकता होती है। एक पाचन तंत्र होता है जिसमें बहुत सारे प्रक्रम होते हैं, उसके तो शुरू क्या होता है, मनुष्य में पोषण शुरू होता है। देखिए मनुष्य का पोषण जो होता है, आहार नाल में मूल रूप से मुंह से गुदा तक विस्तारित एक लंबी नली होती है। आहार नाल होती है गाइस, तो वो कितनी बड़ी होती है, वो मुंह से स्टार्ट हो जाती है, गुदा तक लंबी होती है। हम इस नली के विभिन्न भागों को देख सकते हैं। जो भोजन हमारे शरीर में एक बार प्रविष्ट हो जाता है उसका क्या होता है, हम ये देखते हैं। हम यहाँ इस प्रक्रम की चर्चा करेंगे कि उसमें जैसे हम भोजन ग्रहण करते हैं तो कौन सा प्रक्रम चालू हो जाता है। तो हम देखते हैं पाचन तंत्र के बारे में, मनुष्य में पोषण किस प्रकार से होता है। सो गाइस देखिए, ये है आपका एक डायग्राम बना हुआ है, आगे अपन इसको देख लेते हैं, फिर अपन यहाँ से पढ़ लेंगे। सो गाइस देखिए, ये जिह्वा है, यहाँ से मनुष्य का में पोषण स्टार्ट हो जाता है। मुंह में गाइस जो पोषण शुरू होता है वो कार्बोहाइड्रेट का होता है और कुछ का नहीं होता है। तो गाइस क्वेश्चन बन जाता है, तो आप ध्यान रखना। जैसे ही मुंह में के अंदर गाइस भोजन जाता है तो अपन देखते हैं कि दांत वगैरह होते हैं, उससे अपन चबाते हैं। तो गाइस चबाते क्यों हैं? क्योंकि यदि हम इसलिए चबा लेते हैं गाइस, टुकड़ों में तोड़ लेते हैं भोजन को, जिससे क्या हो जाता है, हमारे अंदर का प्रक्रम क्या होता है गाइस, बहुत कोमल होता है और ये चबा हुआ भोजन को फिर आसानी से अपना भोजन पच जाता है। और यदि हम नहीं चबाएंगे अच्छे से तो हमारा भोजन अच्छे से नहीं पच पाता है। क्यों नहीं पाचन हो पाता है? क्योंकि गाइस हमारा अंदर का भाग इतना ज़्यादा कठोर नहीं होता है, और जो दांत होते हैं वो कठोर होते हैं, वो आसानी से छोटे छोटे टुकड़ों में भोजन को तोड़ लेते हैं। गाइस तो हम देखते हैं जो मुंह में कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में गाइस जैसे अपन लेते हैं क्या, जैसे अपन भोजन में क्या ले लेते हैं गाइस, जैसे चावल है, चावल इस कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, चावल है, रोटी है लेते हैं, तो उससे वहाँ पे हम जैसे ही चबाते हैं गाइस तो मुंह में क्या आ जाती है, एक लार ग्रंथि होती है, जिसके तहत क्या निकल के आती है गाइस, एमाइलेज एंजाइम निकलता है, एमाइलेज एंजाइम निकलता है, जिसके कारण क्या होता है, भोजन गीला हो जाता है, अपना भोजन गीला हो जाता है लार ग्रंथि के कारण, और यहाँ से पाचन शुरू हो जाता है। इसके बाद भोजन कहाँ जाता है गाइस, वह जाता है मुख गुहा में। जैसे ही जाता है भोजन तो वो ग्रसिका में चला जाता है। कहाँ जाता है, ये यहाँ पे ग्रसिका होती है। ग्रसिका में कैसे भोजन चला गया गाइस, यहाँ पे एक क्रिया होती है, क्रमानुकुंचन की क्रिया होती है। मतलब वो जैसे अपन गुब्बारे वाली चीज़ को दबाते हैं तो बड़ा हो जाता है, फिर छोटा, वैसे ही उस प्रकार की मतलब कि क्रमानुकुंचन की क्रिया होती है, जिसके तहत भोजन कहाँ चला जाता है, ग्रसिका में चला जाता है। फिर क्या होता है गाइस, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारा कौन सा पार्ट है गाइस, ये हमारा है बायां साइड है। जो बायां साइड, ये वाला बायां भाग है, और बाएं साइड हम देखते हैं, जो बाएं साइड जो क्या होता है गाइस, ये अमाशय है। अमाशय में गाइस किसका पाचन होता है, जैसे हमने मुंह में किसका पाचन शुरू हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट का। इसी प्रकार गाइस अमाशय होता है, अमाशय से 3 चीज़ निकलती हैं। अमाशय में गाइस क्या पाया जाता है, एक तो पाया जाता है HCl,
दूसरा पाया जाता है मतलब HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कार्य क्या है गाइस? तो हाइड्रोक्लोरिक का कार्य क्या है? ये हमारे जो भोजन हमने किया है उसमें जो रोगाणु होते हैं उनको नष्ट कर देता है, रोगाणुओं को नष्ट कर देता है क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फिर हम देखते हैं यहाँ पे क्या किसका पाचन हो जाता है। इसमें गाइस हम देखते हैं यहाँ पे पेप्सिन पाया जाता है। पेप्सिन पाया जाता है। पेप्सिन क्या करता है गाइस? यहाँ पे प्रोटीन का पाचन शुरू हो जाता है इसी अमाशय में। ये अमाशय का भाग है, इसमें इसका प्रोटीन का पाचन शुरू हो जाता है। फिर और क्या पाया जाता है गाइस? यहाँ जठर ग्रंथि पाई जाती है। जठर ग्रंथि से ही हमें क्या मिलता है? मतलब पेप्सिन एंजाइम मिलता है। एक तो हाँ HCl मिला, पेप्सिन मिला। पेप्सिन के बाद क्या मिलता है गाइस? यहाँ पे हम देखते हैं पेप्सिन के बाद हमें एक और चीज़ मिलती है, श्लेष्मा मिलता है। क्या मिलता है? श्लेष्मा। श्लेष्मा का क्या कार्य क्या होता है गाइस? हमने इन दोनों का कार्य तो देख लिया। ये रोगाणुओं से रक्षा करता है और बहुत ही क्या ज्वलनशील पदार्थ होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक प्रकार का जलाने का काम करता है। और पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन करता है प्रोटीन का पाचन। तो श्लेष्मा गाइस करता है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकल रहा था, जो गाइस हम देखें तो क्या जो गाइस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकल रहा है इससे और श्लेष्मा आकर के इस वाली जो परत बन रही है गाइस, तो वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत ज्वलनशील पदार्थ है, वो जलाने इसकी परत को जलाने का भी कार्य कर सकता है। इसीलिए गाइस इसकी रक्षा के लिए क्या कर अमाशय की रक्षा के लिए एक श्लेष्मा निकलता है जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हमारे अमाशय की रक्षा करता है। ये कोमल अंग होता है गाइस। इसके बाद भोजन कहाँ जाता है गाइस? हमने देखा भी पेप्सिन का पाचन शुरू हो जाता है। फिर जाता है भोजन कहाँ? देखिए ये उतर रहा है, ये कहाँ जा रहा है? छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में जाता है जिसको हम क्षुद्रांत बोलते हैं, वहाँ पे जाता है। वहाँ पे जाने के पहले ही गाइस क्या अभिभोजन क्या था गाइस? अम्लीय प्रवृत्ति का था। अम्लीय प्रवृत्ति का क्यों था गाइस? अम्लीय प्रवृत्ति का इसलिए था क्योंकि हमने देखा था कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकल रहा था कहाँ? अमाशय से। तो अम्लीय प्रवृत्ति का होने के कारण फिर बाद में गाइस यहाँ पे होता है एक अग्नाशय। ये गाइस का क्या बना हुआ है वहाँ पे आप देख सकते हैं, ये क्या है? अग्नाशय है। अग्नाशय है और ये क्या है? यकृत है। यकृत भी एक बड़ी ग्रंथि है और ये भी क्या है? एक ग्रंथि है, मतलब वहाँ से भी रस निकलता है और यहाँ से भी रस निकलता है। तो जो गाइस यकृत ये वाला जो भाग है, यहाँ से यदि रस जो निकलता है वो भोजन को क्या करता है? किसका पाचन करता है? यकृत से निकलता है गाइस पित्त रस। कौन सा रस निकलता है? पित्त रस। ये क्या करता है? जो हम वसा लेते हैं गाइस, अभी देखा था हमने, मुँह में कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है, अमाशय में किसका? प्रोटीन का पाचन शुरू हो जाता है। अभी वसा का पाचन तो हुआ ही नहीं। वसा मतलब जो हम तेलीय चीजें खाते हैं। तो पित्त रस निकलता है कहाँ से? यकृत से और लीवर या यकृत से। तो उससे क्या होता है? उससे ये होता है गैस की जो वसा की छोटी छोटी गोलियों में वो टूट जाता है वसा, और वसा छोटी छोटी टुकड़ों में टूट करके लाइपेज नामक एंजाइम से क्या कर देता है? वसा को तोड़ देता है और वसा का पाचन शुरू हो जाता है। फिर गैस हम देखते हैं ये अग्नाशय है। अग्नाशय से एक क्षारीय प्रवृत्ति का एक रस निकलता है, वो भी क्या कर देता है? क्षारीय भोजन को क्या बना देता है? क्षारीय बना देता था। अभी भोजन क्या था? अम्लीय था। तो गैस इस प्रकार यहाँ से पाचन शुरू होता है। फिर बाद में ये भोजन कहाँ चला जाता है गैस? यहाँ पे चला जाता है छोटी इंस्टाइन में। ये छोटी इंस्टाइन गैस आप जो दिख रही है, जो सुकड़ी हुई दिख रही है, ये कि यहाँ पे भोजन जैसे ही आता है तो क्या यहाँ से भी रस निकालते हैं और यहाँ पे अंगुली नुमा क्या पाई जाती है? रचना पाई जाती है। इस प्रकार रचना पाई जाती है, बहुत ज़्यादा ऐसे पाई जाती है। अब ये जो अंगुली नुमा रचना पाई जाती है, साथ में तो रोम पाए जाते हैं गैस। तो वो क्या करते हैं? जो पचे हुए भोजन था, मतलब जो भोजन है उसका अवशोषण करना स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? यहाँ पे अवशोषण स्टार्ट हो जाता है। अवशोषण में क्या होता है? किसका अवशोषण करते हैं गैस? जैसे हमने देखा था कि जो भोजन में कार्बोहाइड्रेट हमने लिया था, जो रोटी वोटी ली थी, तो उसका क्या बन जाता है गैस? कार्बोहाइड्रेट का लास्ट में क्या बन जाता है? इस वाली आंत में क्या बन जाता है? इसका ग्लूकोज के रूप में निकल आता है, जो हमको ऊर्जा, ऑक्सीजन की अवस्था में ऊर्जा प्रदान करता है। तो ग्लूकोज निकल आता है, ग्लूकोज बन जाता है। हम बोलते हैं ना, जब अपन कमजोरी फील करते हैं तो ग्लूकोज की बॉटल या कुछ की भी चढ़वा ली जाती है, तो ग्लूकोज निकलता है जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। और जो हमने क्या लिया था? प्रोटीन लिया था गैस। तो प्रोटीन का क्या बन जाता है? अंतिम रूप हम देखते हैं तो प्रोटीन का वो बन जाता है क्या? अम्लीय अम्ल बन जाता है। सॉरी, ये
अमीनो अम्ल बन जाता है। क्या बन जाता है गाइस? प्रोटीन का अमीनो अम्ल बन जाता है। और जो हमने तीसरी चीज़ ली थी गाइस, वसा, क्या लिया था हमने? वसा लिया था। तो वसा का क्या बन जाता है? ग्लिसरॉल बन जाता है। ग्लिसरॉल बन जाता है और ग्लिसरॉल बन जाता है। और इसका गाइस अवशोषण, अब ये तीनों चीज़ों का अवशोषण यहाँ से होना स्टार्ट हो जाता है। फिर बाद में गाइस जो बचा हुआ पदार्थ है यहाँ से अवशोषण हो जाता है, होना शुरू हो जाता है। फिर ये भोजन कहाँ जाता है गाइस? बड़ी आंत में जाता है। और जब बड़ी आंत में जाएगा यहाँ पे भी अवशोषण का कार्य होता है। और अवशोषण के कार्य के साथ साथ ये भोजन फिर बाद में जो बचा हुआ वर्ज्य पदार्थ या जो बिना पचा भोजन, जो खराब भोजन है गाइस, उसका हम एक गुदा के द्वारा बड़ी आंत में भोजन जाता है। ये बड़ी, देखिए बृहदांत आंत है, कॉलोन, जिसको हम कॉलोन भी बोल देते हैं। और यहाँ से भोजन कहाँ आ रहा है गाइस? ये बड़ी आंत है गाइस, बृहद आंत है। इससे भोजन कहाँ आ रहा है? देखिए ये आ रहा है गुदा में। और जब गुदा में आता है तो यहाँ से भोजन जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, खराब पदार्थ हैं, उससे बाहर निकाल दिया जाता है शरीर की बॉडी से। मतलब एक यहाँ पे अब क्या हो जाएगा? उत्सर्जन लग जाएगा। जैसे मूत्र वाहिनियाँ हैं और क्या है, और वृक्क है, तो उसमें छन के सारे पदार्थ अच्छे निकाल लिए जाते हैं। और खराब यहीं से जो ग्लूकोज था और अमीनो अम्ल था, जो अच्छे अच्छे पदार्थ थे गाइस, उसका अवशोषण शुरू हो गया। अवशोषण में क्या हुआ? वो रक्त वाहिकाएँ होती हैं, रक्त वाहिकाओं में वो जो एंजाइम, जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो मिल जाती है। और उससे पूरे शरीर, रक्त में यदि भोजन चला जाता है तो फिर वो कहाँ जाता है? सेल्स में जाता है। और सेल्स में ऊतकों का भी निर्माण होता है। और या फिर जो खराब चीज़ें, मतलब कि जो मतलब बहुत ज़्यादा एजेड ऊतक होती हैं, उसके मरम्मत हो जाती है, वो टूटी फूटी ऊतकों का सही हो जाती है। ऊतक से ही गाइस क्या बनती है? अपन देखते हैं, अपन पढ़ते आ रहे हैं कि कोशिकाओं का निर्माण होता है। और रक्त में मिल जाने से गाइस जो विभिन्न प्रकार की जो भोजन है वो अपनी पूरी बॉडी में पहुंच जाते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो गाइस ये आपने डायोग्राम देख लिया होगा। देखिए यहाँ से शुरू होता है कार्बोहाइड्रेट का, यहाँ पे ग्रसिका होती है, ग्रसिका के बाद भोजन आता है कहाँ? अमाशय में। और यहाँ ये गाइस लिखा है अमाशय है, देखिए आप अमाशय है। अमाशय के बाद भोजन कहाँ चला जाता है? ये यहाँ से देखिए ये भोजन कहाँ जा रहा है? यहाँ से ये जा रहा है एक छोटी आंत में। आंत में जैसे ही प्रविष्ट करता है गाइस तो यहाँ पे अग्नाशय है, यहाँ से ये अपना रस निकालता है। यहाँ पे क्या है? यकृत है, ये बड़ी ग्रंथि है गाइस। इन ग्रंथियों से क्या हमें रस मिलता है, एंजाइम मिलते हैं। तो क्या है? पित्तनली है, यकृत है, यहाँ से हमें पित्त रस का भंडारण होता है जो हमको मिलता है, जो कि वसा को पचाने में लाभदायक होता है। फिर बाद में यहाँ पे हमने क्या देखा गाइस? यहाँ से हमने देखा ये छोटी आंत है। छोटी आंतों में क्या होता है? भोजन जब छोटी आंत में चला जाता है तो यहाँ रोम प्रकार की एक रचना होती है। और यहीं से देखिए गाइस ये मिला हुआ है, ये बड़ी आंत होती है जो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल देती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार इसको पढ़ लेते हैं अपन जल्दी से। तो गाइस हमने यहाँ से हमें छोड़ा था। देखिए कि हम तरह तरह से भोजन खाते हैं जिन्हें भोजन नली से गुजरना होता है। प्राकृतिक रूप से भोजन को एक प्रक्रम से गुजरना होता है, जिससे वह उसी प्रकार से छोटे छोटे कणों में बदल दिया जाता है। हम दांतों को चबाकर पूरा कर लेते हैं। क्या हम भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं? क्योंकि आहार का स्तर क्यों तोड़ते हैं? क्योंकि वो बहुत ही कोमल होता है। क्योंकि आहार का स्तर बहुत कोमल होता है, तब भोजन को गीला किया जाता है क्योंकि इसका मार्ग आसान हो जाए। भोजन को जैसे ही एमाइलेज जो लार ग्रंथि होती है वो अम्ल निकालती है, एंजाइम निकालती है और भोजन को गीला कर दिया जाता है जिससे कि भोजन आसानी से अंदर चला जाए। जब हम अपनी पसंद का कोई भी पदार्थ खाते हैं तो हमारे मुंह से पानी आ जाता है। वास्तव में केवल जल ही नहीं है, यह लाल ग्रंथि निकलने वाला एक रस है लाल ग्रंथि से, जिसे हम क्या कहते हैं गाइस? लार कहते हैं। लार ग्रंथि से निकलने वाला एक एंजाइम होता है जिसको ही हम क्या कहते हैं? लार कहते हैं। जिस भोजन को यहाँ पे टाइलेन एंजाइम निकाला जाता है गाइस, यदि क्वेश्चन पूछ सकता है। एंजाइम बस लिखा है इसमें, एमाइलेज एंजाइम। इसका दूसरा पहलू इसका जटिल रचना है। यदि इसका अवशोषण आहार नाल करना है तो इसे अणुओं में खंडित करना होगा। यह काम जैव उत्प्रेरक का किया जाता है गाइस। तो यदि हमें भोजन को पचाना है तो हमें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा।
जिन्हें हम गैस जो उत्प्रेरक जो एंजाइम निकलता है उसे हम एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम एंजाइम कहते हैं। लार में एक एंजाइम होता है। लार में क्या होता है गैस? एंजाइम होता है, वही हम बताते आ रहे हैं, जिसे लार एमाइलेज कहते हैं। यह मंड जटिल अणुओं को क्या कर देता है? शर्करा में खंडित कर देता है। वही तो हमने बताया कि कार्बोहाइड्रेट को जो क्या किस में कन्वर्ट कर देता है गैस? वो शर्करा में कन्वर्ट कर देता है। शर्करा में कन्वर्ट कर देता है कार्बोहाइड्रेट की रोटी जो अपन लेते हैं, ठीक है ना। और भोजन को चबाने के दौरान जीभा भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिला देती है और आहार नली के भाग में भोजन को नियमित रूप से गति उसके ढंग से प्रक्रमित करने के लिए आवश्यक है। यह क्रमानुकुंचन की गति पूरी भोजन नली में होती है गैस। तो यह क्रमानुकुंचन मतलब कि दबना, देखिए ऐसे मतलब बार बार एक गुब्बारे की तरह, एक प्रकार से जैसे हम गुब्बारा दबाते हैं वैसे क्रमानुकुंचन की गति होती है, जिससे हमारा भोजन आगे की ओर बढ़ता जाता है, अपने मुंह में क्यों नहीं रह पाता है। मुंह में अमाशय तक भोजन ग्रसिका के द्वारा पहुंचता है गैस, जो हमने ग्रसिका पे गले पास नली बताई थी, ले जाया जाता है। अमाशय एक बृहत अंग है। अमाशय में भोजन आने पर फैल जाता है, तुरंत पाचन नहीं होता है गैस, वहाँ पे भी 2-3 घंटे लगते हैं। अमाशय का पेशीय भित्ति भोजन की अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित सहायक होती है गैस। जो भोजन में जो अमाशय है उसमें भी पित्ती में जो ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, मतलब कि उसमें भी पाचक रस पाए जाते हैं, जिससे कि भोजन मिश्रित हो जाता है। ये पाचन कार्य अमाशय की भित्ति में उपस्थित क्या होता है गैस? जठर रस होता है। अमाशय हमने बताया था जो हमारे कहाँ पर पाया जाता है? लेफ्ट साइड पाया जाता है। वहाँ से क्या निकलता है? हमने 3 चीज़ बताई थी। एक तो हाइड्रोक्लोरिक, एक प्रोटीन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, दूसरा जो रोगाणुओं से रक्षा करता है प्रोटीन एंजाइम निकलता है गैस। प्रोटीन को पाचक के लिए क्या निकलता है? पेप्सिन एंजाइम निकलता है। और श्लेष्मा का स्त्रावण होता है जो हाइड्रोक्लोरिक से हमारी रक्षा करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो रोगाणुओं से हमें मारता है, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक बहुत ज्वलनशील पदार्थ होता है, जिसको हम बोल देते हैं एसिडिटी कभी कभी फील होने लगती है। तो हाइड्रोक्लोरिक की मात्रा ज़्यादा हो जाती है इसीलिए, तो और हमें जलन होने लगती है पेट में, अमाशय में। तो उसकी रक्षा कौन करता है गैस? श्लेष्मा करता है। और क्या होता है गैस? आगे देखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। आपके विचार में अम्ल और कौन सा कार्य करता है? सामान्य परिस्थिति में श्लेष्मा अमाशय के आंतरिक स्तर को अम्ल से रक्षा करता है। हमने बहुधा वयस्कों को बोलते हुए देखा होगा कि एसिडिटी, अम्लता की शिकायत करते सुना होगा कि हम पहले बता चुके हैं कि उन्हें जलन महसूस होने लगती है। इसका संबंध वर्णित विषय में नहीं है गैस, हम और बाद में पढ़ेंगे इससे संबंधित। देखिए जो अमाशय से भोजन अब कहाँ पे पहुँच जाता है? क्षुद्रांत में पहुँच जाता है, मतलब छोटी आंत में, जो हम इसको डिटेल से बता चुके हैं। प्रवेश करता है, यहाँ एक अवरोधनी पेशी द्वारा नियंत्रित होता है। क्षुद्रांत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है गैस। वो हम देखते हैं मुड़ी हुई नाल होती है, लेकिन वो क्या होती है? मुड़ी लाइन वो होती है। क्षुद्रांत क्या होता है? मुड़ी होती है, लेकिन वो सबसे बड़ी होती है, बड़ी नाल से भी बड़ी होती है। क्षुद्रांत में सबसे लंबा भाग है। अत्यधिक कुंडलित होने के कारण यह सहंत स्थान में अवस्थित होता है। बहुत ज़्यादा मतलब कि मुड़े होने के कारण एक स्थान पर यह रह पाता है, छोटे स्थान पर। विभिन्न जंतुओं में क्षुद्रांत की लंबाई भोजन के प्रकार के अनुसार अलग अलग होती है। जैसे गैस भोजन अलग अलग करते हैं, जैसे जंतु अलग करते हैं, जैसे अपन जानवर भोजन कुछ और खाते हैं, सेल्यूलोज खाते हैं, मतलब कड़े पदार्थ खाते हैं, इसलिए क्षुद्रांत की लंबाई भी उनकी बड़ी होती है, क्योंकि उन्हें सेल्यूलोज का पाचन करना होता है और हम लोगों की उतनी ज़्यादा नहीं होती है। और जो लोग मांस खाते हैं गाइस, तो उनकी लंबाई, उनके क्षुद्रांत की मतलब छोटी आंत की लंबाई कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि इनको पाचन करने में ज़्यादा ये पाचन आसानी से कर लेते हैं, इनको लंबी आंत की आवश्यकता नहीं होती है। और जो जानवर लोग होते हैं वो क्या खाते हैं? पेड़ पौधे खाते हैं। पेड़ पौधे में मतलब कि वो घास वगैरह खाते हैं, घास में सेल्यूलोज की मात्रा होती है। अमाशय अतः बाघ जैसे मांसाहारी क्षुद्रांत में छोटी आंत होती है, वो छोटी आंत इतनी उनकी अपेक्षा गाइस, जीवों की अपेक्षा, अपनी अपेक्षा तो बड़ी होगी। देखिए आगे देखते हैं। क्षुद्रांत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, पूर्ण
पूर्ण पाचन का स्थल है। इस कार्य के लिए यह यकृत अग्नाशय से स्रावन करती है। अमाशय में आने वाला भोजन अम्लीय होता है। आग्नेयिक एंजाइमों की क्रिया के लिए इसे क्षारीय बनाया जाता है। हमने देखा कि जैसे ही अग्नाशय में भोजन जाता है तो उससे क्या हो जाता है, क्षारीय हो जाता है, क्योंकि अग्नाशय क्या निकालता है, क्षारीय प्रवृत्ति का अम्ल निकालता है। क्यों निकालता है, क्योंकि अभी भोजन कैसा था अमाशय में, अमाशय अलग हो गया, इस अमाशय के नीचे ही क्या होता है, अग्नाशय होता है। अग्नाशय निकालता है क्षारीय प्रवृत्ति का अम्ल। और गाइस यकृत का हमने देखा था, यकृत क्या निकालता है, पित्तरस निकालता है। यह कार्य वसा के लिए कार्य करता है कि वसा क्या हो जाता है, वसा का पाचन होता है, जिससे छोटी छोटी गोलियों में टूट जाता है। फिर क्या देखते हैं, अतिरिक्त क्षुद्रांत में वसा बड़ी गोलियों के रूप में होता है, जिससे वह एंजाइम का कार्य करना मुश्किल हो जाता है। पित्त लवण इन्हीं छोटी छोटी गोलियों को खंडित कर देता है, छोटी छोटी गोलियों को तोड़ देता है, जो पित्तरस जो यकृत से निकलता है वसा को। गाइस वसा क्या होता है, जो अपन तेल वगैरह खाते हैं, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। यह साबुन का मैल का इमलीकरण की तरह होता है। इसके विषय में हम अध्याय 4 में पढ़ चुके हैं। अग्नाशय का अग्नाशिकी रस स्त्रावन करता है। अग्नाशय क्या करता है, अग्नाशयी रस का निकालता है। इसमें प्रोटीन के पाचन में, और प्रोटीन के पाचन के लिए गाइस क्या निकालता है, ये यहाँ पे ट्रिप्सिन एंजाइम निकलता है। क्या निकलता है, ट्रिप्सिन एंजाइम निकलता है। अभी अमाशय में हमने देखा था पेप्सिन एंजाइम निकाला था। पेप्सिन एंजाइम से क्या हुआ था, प्रोटीन का पाचन हुआ था। लेकिन अब जो आगे भोजन जाता है तो उससे क्या निकलता है गाइस, यहाँ पे अग्नाशय में ट्रिप्सिन एंजाइम निकलता है, जिससे प्रोटीन का पाचन होता है। तथा इमलीकृत वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम निकलता है। तो वसा के पाचन कौन करता है, लाइपेज, और प्रोटीन का पेप्सिन और ट्रिप्सिन करती है। और कार्बोहाइड्रेट का गाइस हमने देखा था स्टार्च के रूप में, वो ऊपर से उनका स्टार्ट हो जाता है पचना। सो गाइस क्षुद्रांत की भित्ति में ग्रंथि होती है जो आंत रस स्त्रावित करती है। जो क्षुद्रांत होता है, जो छोटी आंत होती है गाइस, जिसको क्षुद्रांत बोलते हैं, उसकी भित्ति में क्या होता है, एंजाइम उपस्थित होता है, जो प्रोटीन और अमीनो अम्ल, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज तथा वसा को ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देती है। सो गाइस अंतिम रूप से जब हम देखते हैं, जो हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, जो भोजन के रूप में क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, तो वो किस में परिवर्तित होता है, ग्लूकोज में। और जो प्रोटीन लेते हैं वो अमीनो अम्ल में। यदि आपसे क्वेश्चन बन जाता है तो आप बता सकते हैं। और जो वसा होता है गाइस, आप देख सकते हैं वसा ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है। 3 चीज़ों को हमने देखा था। प्रोटीन को पचाने के लिए पेप्सिन होता है और ट्रिप्सिन होता है। कार्बोहाइड्रेट के लिए एमाइलेज एंजाइम निकलता है गाइस, उससे पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट का। और हमने देखा था वसा के पाचन के लिए लाइपेज या पित्तरस निकलता है यकृत से। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, जो पचा हुआ भोजन है वो आंत द्वारा अवशोषित कर लेती है। जो हमने छोटी आंत में बताया था, वहाँ पे अंगुली नुमा रचना पाई जाती है। क्षुद्रांत के अतिरिक्त अस्तर में अनेक अंगुली जैसे प्रवर्ध होते हैं, जिन्हें दीर्घ रोम कहते हैं। ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, और दीर्घ रोम में रुधिर वाहिकाओं की बहुतायत होती है, जो भोजन को अवशोषित करके शरीर की कोशिका तक पहुंचा देते हैं, शरीर को कोशिकाओं तक पहुंचा देते हैं। यहाँ उसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करके ऊतकों का निर्माण करना, ऊतकों की मरम्मत करना। और गैस जो बिना पचा हुआ भोजन होता है वो बड़ी आंत में चला जाता है, मतलब बृहदांत्र में चला जाता है। यहाँ दीर्घ रोम, यहाँ भी बड़े बड़े रोम होते हैं, जहाँ पे इस पदार्थ में जल का अवशोषण कर लिया जाता है और अन्य पदार्थों को गुदा के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। इस वर्ज्य पदार्थ को बहिक्षेपण गुदा अवरोधनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। गाइस आगे देखते हैं अपन। देखिए क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन आंसर में क्या है, स्वपोषण और विषम पोषण में क्या अंतर है। तो गाइस स्वपोषण क्या होते हैं, पौधे होते हैं, और जो विषम पोषण में गाइस परजीवी होते हैं, संपोषण होते हैं, और कौन होता है गाइस, मृतोपजीवी होते हैं। ये एक डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या होता है गाइस, जो स्वपोषण होते हैं वो स्वयं भोजन बनाते हैं, मतलब प्रकृति से कच्चे पदार्थ लेकर के भोजन बना लेते हैं। जो विषम पोषण होते हैं, तो विषम पोषण इन पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं एक प्रकार से। जैसे कि हम लोग हैं विषम पोषण में, जैसे हम ये पेड़ पौधे तो अपना भोजन बना लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, सूर्य के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लेकर द्वारा, और हम लोग नहीं बना पाते हैं। ये गाइस विशिष्ट अंतर होता है। इसके क्वेश्चन आंसर हम डाल देंगे, इनकी टेंशन मत लेना, हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन अलग से डालेंगे और बोर्ड क्वेश्चन अलग डालेंगे। देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री कहाँ से प्राप्त होती है, तो आपको पता होगा गाइस प्रकाश संश्लेषण
संश्लेषण के लिए सूर्य के द्वारा हमें प्रकाश संश्लेषण में 3-4 चीज़ें लगती हैं। कौन? एक होता है गाइस प्रकाश हमें कहाँ से मिल जाता है पौधों को? सूर्य के द्वारा। एक होती है गाइस CO2 गैस है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उनको कहाँ से मिल जाती है? वायुमंडल से मिल जाती है। और दूसरा होता है गाइस, ये सूर्य का प्रकाश था। और तीसरा होता है गाइस जल कहाँ से मिलता है उनको? तो जल गाइस उनको जड़ों से पृथ्वी के द्वारा पृथ्वी की निचली सतह से मिल जाता है। और चौथा होता है गाइस क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल, जो कि हरे वर्णक पदार्थ हरित लवक पाया जाता है पौधों में, हरे पत्तियों में पाया जाता है, क्षुद्रांत में। हाँ, क्षुद्रांत नहीं गाइस। तो उसी से हमें प्रकाश संश्लेषण से ये सामग्री उनको प्राप्त हो जाती है। देखिए गाइस, इसके क्वेश्चन आंसर हम करवा देंगे। हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? तो हमारे अमाशय में गाइस क्या है? अम्ल की क्या भूमिका है? तो अमाशय में हम देखते हैं कि HCl अम्ल पाया जाता है। HCl अम्ल का क्या कार्य है? ये हमारे शरीर में जो भोजन हमने किया है उनमें जो रोगाणु होता है उनको जला देता है। एक ज्वलनशील अम्ल है ये, रोगाणुओं को नष्ट कर देता है। रोगाणुओं को क्या कर देता है गाइस? नष्ट कर देता है। तो ये भूमिका है और ये भोजन को अम्लीय बना देता है, जिससे पाचन में सही रहता है। और हम आगे देखते हैं पाचक एंजाइम का क्या कार्य है। तो पाचक एंजाइम होते हैं जो भोजन को पचाने में बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते थे। पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत कैसे अभिकल्पित होता है? जो पचे हुए भोजन का अवशोषण कैसे करता है? तो हमने देखा था जो छोटी आंत होती है, क्षुद्रांत होते हैं, उसमें अगलीनुमा रचना पाई जाती है, रोम पाए जाते हैं गाइस। और ये रोम क्या करते हैं? भोजन को अवशोषण कर लेते हैं। जो पचे हुए भोजन होता है क्या है गाइस? पचे हुए भोजन को अवशोषित कर लेते हैं और खराब भोजन को क्या? बड़ी आंत में भेज देते हैं और बड़ी आंत गुदा के द्वारा बाहर कर देती है। सो गाइस, आगे देखते हैं श्वसन के बारे में अपन पढ़ेंगे। आगे क्या हमने देखा गाइस, यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पिछले अनुभाग में हम जीवों के पोषण पर चर्चा कर चुके हैं। जिन खाद्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण पोषण प्रक्रम में लिए होता है, वह कोशिकाएं उनका उपयोग विभिन्न जैव क्रमों के लिए ऊर्जा का प्रदान करने के लिए करती हैं। जैसे हमने जो पोषण देखा गाइस, जो हमने भोजन लिया उसका उपयोग क्या करती हैं? कोशिकाएं अपनी ऊर्जा के लिए कर लेती हैं। उससे कोशिकाएं ऊर्जा प्राप्त करती हैं, या फिर जो ऊतक का निर्माण होता है, ऊतकों से क्या मिल जाता है उनको सबको? भोजन प्राप्त कर लेती हैं। विभिन्न जैव प्रकार ऊर्जा प्रदान करने के लिए होता है। विभिन्न विधियों के द्वारा कुछ जीव ऑक्सीजन का उपभोग गाइस ग्लूकोज को पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में विखंडित करने के लिए करते हैं। जो कुछ जीव होते हैं गाइस, जो ग्लूकोज को किसके लिए करते हैं? ग्लूकोज को पूर्णतः ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में विखंडित करने के लिए करते हैं, जबकि कुछ अन्य जीव दूसरे पद का उपयोग करते हैं। ऑक्सीजन का प्रयुक्त नहीं होता है। कुछ जीवों में ऑक्सीजन के प्रयुक्त में ही गाइस ऊर्जा का निर्माण होता है, और कुछ जीवों में इसकी ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में भी ऊर्जा का उपयोग वो लोग कर लेते हैं। इन सभी अवस्थाओं में पहला चरण क्या होता है? ग्लूकोज होता है, जिसमें 6 कार्बन के अणु बनते हैं और 3 किसके बनते हैं? 6 कार्बन अणु का 3 कार्बन अणु वाले पाइरुवेट का विखंडन करते हैं और प्रक्रम कोशिका द्रव्य होता है, जिसके पश्चात पाइरुवेट इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है कार्बन। यह प्रक्रम किण्वन के समय ईस्ट में होता है, जिसमें ये प्रक्रम जो हमने बताया कि जो पाइरुवेट अम्ल है उसमें इथेनॉल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो ये किस में होता है गाइस? हमने देखा कि ईस्ट में बनता है, या जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, क्योंकि यह प्रक्रम ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अवायवीय श्वसन भी इसको कहा जाता है। पाइरुवेट विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यह प्रक्रम 3 कार्बन वाले पाइरुवेट अणुओं में विखंडित हो जाता है। सो गाइस, इसमें क्या बताया गया है अभी हम आपको बता देंगे एक बार। अभी अपन इसको पढ़े लेते हैं।
सो गाइस देखिए यहाँ पे क्या है, इसके करके 3 कार्बन डाइऑक्साइड अणु को देता है और दूसरा उत्पाद जल है। क्योंकि यह प्रक्रम ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है इसलिए वायवीय श्वसन कहते हैं। जो क्या होता है, जिसमें ऊर्जा का निर्माण किसमें होता है गाइस, किसमें, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, उसके हम वायवीय श्वसन कहते हैं। जो अनुपस्थिति में होता है उसको अवायवीय श्वसन कहते हैं। वायवीय श्वसन में ऊर्जा का मोचन अवायवीय श्वसन की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। जो वायवीय श्वसन होता है उसमें ऊर्जा बहुत ज़्यादा निकलती है और अवायवीय श्वसन में ऊर्जा कम निकलती है। कभी कभी जब हमारी पेशी क्या करती है, कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव पाया जाता है तो पायरुवेट के विखंडन के लिए दूसरा पथ अपनाया जाता है। मतलब जैसे कि हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है तो दूसरा पथ अपन अपना लेते हैं, मतलब दूसरा पथ मतलब अवायवीय अपना लेते हैं। यह पायरुवेट एक अन्य जीवन 3 कार्बन वाले अणु लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है और अचानक किसी क्रिया के होने से हमारी पेशियों लैक्टिक अम्ल का निर्माण होना कैंप का कारण हो सकता है। सो गाइस हम देखते हैं ये कैसे क्या होता है, श्वसन कैसे होता है। देखिए अभी हमने क्या देखा था कि जो हमारी ग्लूकोज का निर्माण होता है। जब ग्लूकोज का सूत्र तो आपको पता ही होगा। ग्लूकोज का में कितने अणु होते हैं गाइस, कार्बन के 6 अणु, हाँ कार्बन के 6 अणु, हाइड्रोजन के 12 अणु और क्या ऑक्सीजन के 6 अणु। एक किसका सूत्र है गाइस, ग्लूकोज का सूत्र है। तो जैसे ही हमने देखा था कि जो कार्बोहाइड्रेट से क्या मिल जाता है, हमें ग्लूकोज मिल जाता है। क्या मिल जाता है गाइस, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज मिल जाता है और हमें उससे ऊर्जा मिलती है। तो गाइस क्या होता है, इसमें ग्लूकोज तो मिल गया हमको कार्बोहाइड्रेट से, और हमने देखा था अमीनो अम्ल बना है प्रोटीन से और वसा से क्या बन जाता है, ग्लिसरॉल बन जाता है। तो अमीनो अम्ल भी क्या करता है गाइस, कहीं ना कहीं जब हमें एक्स्ट्रा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और जो ग्लिसरॉल बना है किससे बना है, वसा से बना है, तो उससे भी हमें ऊर्जा मिलती है कभी कभी। कैसे, जैसे मेन ऊर्जा तो हमें किससे मिलती है, ग्लूकोज से मिलती है। जो ग्लूकोज किससे बना है, कार्बोहाइड्रेट से बना है। तो इन सभी से हमें, तो इनमें आगे तो ये ऊर्जा मिल ही जाती है। और फिर इन तीनों से अमीनो अम्ल बना है गाइस और एक ग्लिसरॉल बना है। इससे भी क्या होता है, जब हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है तो ये भी क्या कर देती है गाइस, ये जो हमारी कोशिकाओं में विखंडन प्रक्रिया होती है तो उसमें धीरे धीरे क्या होता है, अमीनो अम्ल और ग्लिसरॉल से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज से भी हमें क्या फिर प्रदान होती है गाइस, ऊर्जा मिल जाती है। तो हमने देखा कि मेन ऊर्जा का स्रोत फिर क्या होता है गाइस, ग्लूकोज होता है। तो ग्लूकोज क्या करता है, ये ग्लूकोज क्या करता है, जो हमारी कोशिकाएँ होती हैं, क्या होती हैं गाइस, कोशिकाओं में, कोशिका, आप देखिए मान लीजिए ये क्या है, एक कोशिका है, यहाँ पे क्या है, एक माइटोकॉन्ड्रिया है और एक केंद्रक है, ठीक है। ये क्या है गाइस, केंद्रक है। ये क्या है, एक कोशिका है। कोशिका में एक केंद्रक होता है, क्या होता है, केंद्रक। और यहीं पे गाइस एक क्या निकल के आता है, माइटोकॉन्ड्रिया निकल के आता है। माइटोकॉन्ड्रिया जिसमें भोजन मतलब कि ऊर्जा का मेन स्रोत माना जाता है, यहीं पे बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। तो गाइस जो ग्लूकोज था वो ग्लूकोज चला जाता है कहाँ पे, ग्लूकोज हम देख रहे हैं ग्लूकोज जाता है कहाँ, कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव में जाकर के वो क्या बनाता है गाइस, पायरुविक अम्ल बनाता है, पायरुवेट अणु बनाता है, जिसमें कि पायरुवेट अणु बनाया गया। इससे ऊर्जा कैसे मिलती है हम आपको ये दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इंसान में जो तो पायरुविक जब अम्ल यहाँ पे बन जाता है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करती है पायरुविक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण करती है। ऑक्सीजन जैसे ही अपन श्वसन के द्वारा क्या ले जाते हैं गाइस, कोशिकाओं में ऑक्सीजन जाती है फेफड़ों के द्वारा। जब ऑक्सीजन जाती है तो जैसे अपनी कोशिकाओं में जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस जल में टूट जाती है। और ये जो क्या टूट जाता है गाइस, ये ग्लूकोज टूट जाता है। जो पायरुविक अम्ल बन गया है जो यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये पायरुविक कोशिका द्रव में क्या बन जाता है, पायरुविक अम्ल बन जाता है। और पायरुविक अम्ल में वो टूट जाता है, फिर क्या होता है, जल तथा ऊर्जा का निर्माण होता है। और लेकिन जब देखते हैं अपन, एक तो होता है गाइस, ये हमने ऑक्सीजन की उपस्थिति में देखा, जिसको हमने क्या बोलेंगे,
वायविक बोलेंगे, वायविक प्रक्रिया के द्वारा अम्ल बना है, और इनको गाइस अवायविक बोलेंगे। गाइस इसमें हम देखते हैं ऑक्सीजन के अभाव में भी ऊर्जा निकल आती है। ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है, जैसे हम देखते हैं हम लोगों के लिए भी हम श्वसन के द्वारा ऑक्सीजन से हमें ऊर्जा तो मिलती है, लेकिन क्यों मिलती है गाइस, क्योंकि वो ग्लूकोज का विखंडन करता है कोशिकाएं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और विभिन्न जगह ऊर्जा ले जाती है ऑक्सीजन। और फिर क्या होता है, यदि हमें जैसे कभी लड़ाई करनी होती है, या फिर गाइस हम देखते हैं अपन कभी पहाड़ियों पर चढ़ते हैं या फिर कोई मेहनत का कार्य करते हैं, तो क्या होता है, हमें अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और जब ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो क्या होता है, हमारी पेशियाँ ही क्या करती हैं, लैक्टिक अम्ल का निर्माण करती हैं। लैक्टिक अम्ल का निर्माण कर लेने से क्या होता है, 3 अणुओं में टूट जाता है कार्बन, और ऊर्जा का निर्माण होता है लैक्टिक अम्ल के द्वारा। और तीसरा गाइस, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। किसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है गाइस, तो हमने देखा जो लैक्टिक अम्ल में ऊर्जा टूट रही है, अभी पहले वाले में तो हो रही थी। और जो तीसरा गाइस है, ये भी अवायवीय है, मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही होता है। तो गाइस ये कहाँ होता है, जैसे ईस्ट वगैरह हैं, जैसे ईस्ट में क्या होता है, इथेनॉल का निर्माण होता है, और इथेनॉल से कार्बन डाइऑक्साइड के 2 अणु टूट जाते हैं और ऊर्जा का निर्माण होता है। तो 2 चीज़ों में हमने देखा कि ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है, एक तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में और दूसरा अनुपस्थिति में। तो गाइस जो हमने देखा था अभी, जब हमने कोशिका बनाई थी, कोशिका में क्या था, एक क्या था, एक यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया था, और यहाँ पे केंद्रक होता है, यहाँ पे मेन केंद्रक होता है, और यहाँ पे कोशिका द्रव्य भरा होता है। कोशिका द्रव्य में क्या होता है, ग्लूकोज जाता है, ग्लूकोज क्या करता है, पायरुवेट अम्ल बनाता है, पायरुवेट अम्ल बनाता है। और यहाँ पे जो ये प्रक्रिया हो रही थी गाइस, तो ये जो लैक्टिक अम्ल बन रहा है, ईस्ट से क्या बन रही है गाइस, इथेनॉल से ऊर्जा निकल रही है, तो वो यहीं पे हो जाती है। कहाँ पे हो जाती है, कोशिका द्रव्य में हो जाती है। लेकिन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज पायरुवेट अम्ल टूटता है, तो वो कहाँ पे गाइस, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम बोलते हैं मतलब पावर हाउस बोला जाता है, इसी से ऊर्जा प्राप्त होती है। तो गाइस ये माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, इसमें हमें हमारे शरीर में क्या ऊर्जा का निर्माण होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए आगे चलते हैं। कोशिकीय श्वसन द्वारा मोचित ऊर्जा तत्काल एटीपी के नामक अणु को संश्लेषण में प्रयुक्त होती है। कोशिका में अन्य क्रियाओं के लिए ईंधन की तरह होती है। एटीपी का विखंडन एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा को मोचित होता है, जो कोशिका के अंतर होने वाला आंतरोषित क्रिया का परिचालन करता है। तो गाइस जो हमें जो ऊर्जा प्राप्त हो रही थी ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ये किस रूप में होती है, एटीपी के रूप में प्रदान होती है। किसके रूप में प्रदान होती है, एटीपी के रूप में प्रदान होती है। जो हमारे शरीर में जो हम सांस ले रहे हैं, तो जो ऊर्जा निकल रही है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, वो कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। आप ध्यान रखना। और जो दूसरे जीव होते हैं जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, जिसको हम अवायवीय श्वसन बोलते हैं गाइस, तो उस पर क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो गाइस अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन पर निर्भर करता है, क्योंकि हमने देखा जो वायवीय श्वसन है वो ऑक्सीजन पर निर्भर करता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऊर्जा का निर्माण होता है। और जो अवायवीय होती है उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो 2 प्रकार से होता है, लैक्टिक और ईस्ट में इथेनॉल बना करके। जो वायवीय जीवों में यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन का ग्रहण की जा रही है। हम देखते हैं कि पौधे जो गैसों का आदान प्रदान करते हैं रंध्रों के द्वारा, और अंतकोशिकाई अवकाश यह सुनिश्चित करते हैं। सभी कोशिका वायु के संपर्क में प्रदान करते हैं, अंतरकोशिकीय सुनिश्चित करते हैं। कोशिकाएं वायु के संपर्क में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से आदान प्रदान और विसरण द्वारा होता है। ये कोशिकाओं में तो गाइस अपन देख सकते हैं, सॉरी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे, 2 मिनट। सो गाइस कोशिकाओं में क्या होता है, जो पौधे होते हैं वो वायु के संपर्क में रहते हैं और गैसों का आदान प्रदान करते हैं। जैसे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और तो गैसों का आदान प्रदान करते हैं। एक कोशिका ये उससे दूर बाहर वायु में जा सकती हैं। विसरण की दिशा पर्यावरणीय अवस्थाओं, पौधों की
आवश्यकता पर निर्भर करता है। जो विसरण होता है गाइस, विसरण मतलब गैसों का लेना देना। तो पर्यावरणीय अवस्थाओं में जो पौधों की आवश्यकता के अनुसार विसरण निर्भर करता है। रात्रि में जब हम कोई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो रही होती है, हम देखते हैं जो रात्रि होती है उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है और कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन ही मुख्य आदान प्रदान की क्रिया करता है। देखते हैं हम जो जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है, रात्रि में प्रकाश नहीं होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ही निष्कासन ही मुख्य आदान प्रदान की क्रिया है। दिन में हम देखते हैं श्वसन के दौरान CO2 प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त की जाती है। क्या की जाती है? प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में पौधों में हम देखते हैं जो गैस पौधा होता है उसमें हम देखते हैं जो दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 क्या वो ले लेते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, लेकिन रात्रि के समय में गैस CO2 लेते नहीं हैं, निकालते हैं CO2। इसीलिए रात्रि में हमें वृक्ष के नीचे ज़्यादातर नहीं सोना चाहिए क्योंकि हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, CO2 नहीं निकलती है। इस समय ऑक्सीजन का निकालना मुख्य घटना है गाइस। जंतुओं में पर्यावरण में ऑक्सीजन लेने और उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा पाने के लिए विभिन्न प्रकार के अंगों का विकास हो चुका है। हम देखते हैं जंतुओं में क्या होता है, जो हम ऑक्सीजन गैस वगैरह जो आदान प्रदान श्वसन करते हैं उनमें एक विशिष्ट अंग की आवश्यकता होती है। परंतु जब जंतु जल में रहते हैं उन्हें जल में विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करने में आवश्यकता होती है। गाइस जो जंतु जो जल में होते हैं उनके लिए भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो वो कैसे लेते हैं? उसमें जो जल में ऑक्सीजन जो विलेय होती है उसका ही वो लोग ले लेते हैं। तो गाइस वायुमंडल में ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाती है लेकिन जल में उतनी मात्रा में नहीं पाई जाती है, इसीलिए वो जल्दी सांस लेते हैं। जो जीव जल में रहते हैं वे जल में विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं क्योंकि जल में विलेय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम होती है, इसलिए जलीय जीवों को श्वसन दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा अधिक द्रुत होती है, कठिन होती है। मछली अपने मुंह के द्वार जल में लेती है गाइस, तो वह बलपूर्वक इसे क्लोम तक पहुंचाती है, जहां विलेय ऑक्सीजन का रुधिर तक ले जाती है। हम देखते हैं मछली को भी उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन वहाँ पे नहीं होती है। स्थलीय जीव क्या करते हैं? श्वसन के लिए वायुमंडल में ऑक्सीजन का उपयोग कर लेते हैं। विभिन्न जीवों में यह ऑक्सीजन भिन्न भिन्न अंगों द्वारा अवशोषित की जाती है। हम देखते हैं विभिन्न जीवों में, जैसे हमारे यहाँ पे एक विशिष्ट अंग नाक होता है, उसके द्वारा हम ऑक्सीजन को आदान प्रदान करते हैं। एक श्वसन तंत्र होता है, एक तंत्र के तहत हम नाक होती है, फिर उसके अंदर फिर गाइस फेफड़े वगैरह होते हैं, इस प्रकार अवशोषित होती रहती है। इन सभी अंगों में रचना होती है, इस प्रकार सतही क्षेत्रफल बढ़ाती है। ऑक्सीजन बहुलता वायुमंडल में संपर्क में रहते हैं क्योंकि हम देखते हैं ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय इस तरह के आर पार होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना, ऑक्सीजन का जाना। अतः सतह में बहुत पतली तथा मुलायम होती है। इस तरह रक्षा के उद्देश्य से शरीर के अंदर अवस्थित होती है। इस क्षेत्र में वायु में आने वाली कोई रास्ता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जहाँ ऑक्सीजन अवशोषित होती है उस क्षेत्र में वायु अंदर और बाहर जाने के लिए एक क्रियाविधि अपनाई जाती है। सो गाइस देखते हैं अपन मनुष्य के चित्र में 6.9 में वायु शरीर के अंदर नासा द्वार द्वारा पहुंचती है और नासा द्वार द्वारा जाने वाली वायु मार्ग में उपस्थित क्या होते हैं? महीन बाल होते हैं। अपन देखते हैं हमारी नाकों में क्या होते हैं? छोटे छोटे बाल होते हैं जो क्या करते हैं? निस्पंदित हो जाती है, जिससे शरीर के में जाने वाली धूल कणों को दूसरी अशुद्धियों से रहित किया जाए, मतलब जिससे हमारे अंदर क्या सांस के थ्रू क्या ना जाए, धूल कण ना जाए। इसीलिए हम देखते हैं नासा द्वार में क्या होते हैं? हमारे छोटे छोटे बाल होते हैं। इस मार्ग में श्लेष्मा की परत भी होती है जो प्रक्रम में सहायक होती है, जो श्वसन तंत्र के प्रक्रम में सहायक होती है, जहां पर वायु कंठ द्वारा फुसफुस में प्रवाहित होती है और कंठ में उपस्थित बलय उपस्थित होते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि वायु मार्ग निपतित ना हो।
जिससे कि यहाँ इस डायग्राम में देखिए अपन श्वसन तंत्र को देखते हैं। जैसे ही नासा द्वार होता है गाइस, अपन ने ये देखा नासा द्वार क्या नाक होता है गाइस, यहाँ से क्या होती है ऑक्सीजन अंदर जाती है। जैसे ही ऑक्सीजन अंदर जाती है तो गाइस हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, एक श्वसन नलिका पाई जाती है। ये गाइस मुख गुहा से और नासा द्वार से भी ऑक्सीजन को हम ले जाते हैं। फिर क्या पाया जाता है गाइस, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कंठ एक ग्रसनी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ग्रसनी। और हमने आहार नाल में क्या देखा था गाइस, यहाँ पास एक ग्रसिका पाई जाती है। और जो श्वसन के लिए क्या होती है, ग्रसनी पाई जाती है। और इसके बाद गाइस देखते हैं अपन एक कंठ पाया जाता है, जिसको हम वोकल बोलते हैं, एक कंठ पाया जाता है। ठीक है ना। यहाँ से शुरू होती है गाइस अपनी, ये यहीं से शुरू हो जाती है। ठीक है, नासा द्वार से अपन ने देखा, फिर ग्रसनी पाई गई। ग्रसनी के बाद क्या आती है, श्वसन नली आती है। श्वसन नली के बाद हम देखते हैं ये इसमें श्वसन नली में एक बलय की तरह रचना पाई जाती है। बलय की तरह रचना क्यों पाई जाती है गाइस? क्योंकि जिससे हमारी जो वायु है वो उसका मार्ग निप्तित ना हो, वो आसानी से जा सके। फिर गाइस हम देखते हैं ये बलय पाए जाते हैं, उपस्थित बलय होते हैं। और फिर बाद में बलय के बाद हम देखते हैं यहाँ पे ये क्या पाई जाती है गाइस, श्वसनिकाएँ पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? ये श्वसनिकाएँ पाई जाती हैं। हम देखते हैं, ये देखिए गाइस, यहाँ कलर चेंज कर लेते हैं हम, जैसे समझ देखना है आसानी हो। देखिए ये श्वसनिकाएँ पाई जाती हैं। श्वसनिकाओं के बाद गाइस हम देखते हैं ये विभिन्न ये श्वसनिकाएँ हैं। श्वसनिकाओं के बाद ये डायग्राम में इस प्रकार कूपिकाएँ पाई जाती हैं गाइस, ये विभिन्न अलग अलग बहुत सारी। और फिर कूपिकाओं के बाद हम देखते हैं ये तो श्वसनी था, ये श्वसनी है। इसके बाद श्वसनिका पाई जाती हैं। कौन सी हैं गाइस श्वसनिका? देखिए ये अलग अलग जा रही हैं। इसके बाद क्या पाई जाती हैं ये गाइस जो बनी हुई हैं, ये कूपिकाएँ हैं जो यहाँ पे बनी हुई हैं, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। फिर ये जो फुसफुस होता है गाइस, जो फुसफुस होता है वो किस आकार का लगता है? गुब्बारे की तरह होता है। क्या होता है? गुब्बारे की तरह होता है। और इसके बाद देखते हैं अपन ये पसलियाँ पाई जाती हैं। तो जैसे ही हमने देखा, क्या देखा इस डायग्राम में कि यहाँ से हमारी ऑक्सीजन आती है। ऑक्सीजन नासा द्वार से आकर के कहाँ पे जाती है? ग्रसनी में जाती है। ग्रसनी से कंठ में जाती है। कंठ के बाद ये श्वसन नली में जाती है। श्वसन नली में उपस्थित बलय के कारण आसानी से चली जाती है। और फिर ये जाती है श्वसनिकाओं में। ये दोनों साइड होता है हमारे श्वसनिकाएँ। फिर हम देखते हैं श्वसनिकाओं से गैस जाती है कूपिकाओं में। और कूपिकाओं में जब से ऑक्सीजन जाती है यहाँ से, और नीचे से गैस यहाँ पे CO2 भी आ जाती है। जब CO2 आ जाती है गैस तो यहीं से क्या होता है, CO2 बाहर चली जाती है और ऑक्सीजन अंदर चली जाती है। जो कूपिकाओं से क्या होता है, कूपिकाओं के बाद क्या, रक्त रुधिर पाया जाता है। रुधिर में क्या पाया जाता है गाइस, आप देखेंगे रुधिर में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन हम बोलते हैं जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो ऑक्सीजन को, हीमोग्लोबिन ही एकमात्र ऐसा चीज़ है जो हम ऑक्सीजन लेके आए हैं बाहर से, उसको खींचने का काम करता है। कौन करता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हम ऑक्सीजन मिल करके रक्त में होता है हीमोग्लोबिन, जो कि विभिन्न रक्त में मिला होता है और ऑक्सीजन को ले जाता है। और जब विभिन्न जगह पे ऑक्सीजन ले जाता है तो जो कोशिकाएं श्वसन करती हैं गैस, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो ग्लूकोज को तोड़ने का कार्य करती हैं, श्वसन करती हैं, तो इसी के द्वारा कर पाती है, विभिन्न कोशिकाओं में ले जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये रहा मानव तंत्र। तो गाइस मानव श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ा। अब आगे देखते हैं फुसफुस के अंदर क्या होता है। जो फुसफुस या फेफड़े होते हैं गैस, उस मार्ग में छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित होती है, हमने देखा था, हो जाता है। अंत में गुब्बारे जैसी संरचना अंतकृत हो जाती है, जिसे कूपिका कहते हैं। कूपिका को एक सतह में उपलब्ध कराती है, जिससे गैसों का यही कूपिका में क्या हो जाता है, विनिमय होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाता है और उसको अंदर ले लिया जाता है। कूपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिका का तीन जाल होता है, जैसा हम प्रारंभिक वर्षों में देख चुके हैं। जब हम श्वास अंदर लेते हैं, हमारी पसलियां ऊपर और उठती हैं, हम देखते हैं, और हमारा डायोग्राम चपटा हो जाता है। हम देखते हैं जब हम सांस लेते हैं तो हमारी क्या होती हैं, पसलियां ऊपर की ओर उठ जाती हैं। परिणाम स्वरूप वृक्ष गुहिका बड़ी हो जाती है। इस कारण वायु में फुसफुस के अंदर चूस ली जाती है, वायु अंदर चूस ली जाती है। क्या होता है उसमें, गुब्बारे की तरह क्या फूलता और पुचकता टाइप का रहता है। इस विस्तृत कूपिका में भर लेती है और रुधिर शेष शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड कूपिका छोड़ने के लिए लाना होता है। कूपिका रुधिर को वाहिकाओं को कूपिका के
सो गाइस कूपिका में जो हम देखते हैं एक और तो ऑक्सीजन को ले जाते हैं अपन लोग सांस के द्वारा, और वहीं पे शरीर से जो कार्बन डाइऑक्साइड को लाया जाता है, जिससे स्थानांतरण हो जाता है और फिर बाद में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल आती है अपनी सांस के थ्रू और ऑक्सीजन अंदर चली जाती है। फुफ्फुस सदैव वायु में अपशिष्ट आयतन रखते हैं, जिसमें ऑक्सीजन के अवशोषण मतलब ऑक्सीजन को अवशोषण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है फुफ्फुस को। जब जैसे जैसे हम जंतुओं के शरीर का आकार बढ़ता है, अकेला विसरण दाब वायु के सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अपर्याप्त होता है। क्या होता है विसरण में हमारा जैसे जैसे शरीर बढ़ता है गाइस, क्या होता है जो एक कोश की जीव होता है उसका शरीर बहुत छोटा होता है और वो वायु से ही अब पर्यावरण से ही ऑक्सीजन वगैरह गैसों का आदान प्रदान कर लेता है। लेकिन जो हमारा शरीर बढ़ता है तो इसके लिए एक विशेष अंग की आवश्यकता होती है, जिसको हमने बोला श्वसन तंत्र, उसकी दक्षता कम हो जाती है। फुफ्फुस की वायु में श्वसन का वर्णक ऑक्सीजन को लेकर के उन ऊतकों तक पहुंचाते हैं। ऑक्सीजन की कमी है जहाँ पे गैस ऑक्सीजन की कमी है, जो फुफ्फुस का वर्णक होता है, जो श्वसन वर्णक होता है, तो ऑक्सीजन को वहाँ तक पहुँचा देता है जहाँ कूपिका से ऑक्सीजन मिल जाती है, हीमोग्लोबिन रक्त के द्वारा खींच लेता है और विभिन्न ऊतकों में पहुँचा दिया जाता है। मानव श्वसन में वर्णक हीमोग्लोबिन है। वर्णक क्या है गाइस, एक हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुत्वता रखता है। यह वर्णक लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है। रेड ब्लड सेल्स में गाइस हीमोग्लोबिन पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक विलेय है, इसलिए इसका परिवहन हमारे रुधिर में विलेय अवस्था में होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो तो लाइक करें। देखिए क्वेश्चन 1 को करते हैं। श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभदायक है? यदि वो श्वसन करता है गैस, तो हम देखते हैं ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए जलीय जीव से ज़्यादा लाभकारी कौन होता है? स्थलीय जीव होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि जो पर्यावरण में जो अपन वायुमंडल है गाइस, तो वायुमंडल में जो स्थलीय जीव है वो आसानी से क्या कर लेता है? आसानी से ऑक्सीजन का ग्रहण कर लेता है, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है ऑक्सीजन ज़्यादा? वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा होती है। और लेकिन जब हम देखते हैं जलीय स्थल का जीव जो जैसे मछली वगैरह है, वहाँ पे ऑक्सीजन की कम मात्रा पाई जाती है, जिसके कारण जो स्थलीय जीव है वो आसानी से ऑक्सीजन को ले लेते हैं, जबकि जलीय जीव नहीं ले पाते हैं। इसलिए ऑक्सीजन के लिए स्थलीय जीव की जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव ज़्यादा लाभदायक होते हैं। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण विभिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने में विभिन्न पथ क्या है? तो गाइस विभिन्न जीवों में ग्लूकोज में ऊर्जा का स्थानांतरण हमने देखा था। ग्लूकोज में कैसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं विभिन्न जीव, तो हम देखते हैं एक देखा था हमने वायवीय श्वसन के वायवीय क्या देखा था? वायवीय रूप जिसमें ऊर्जा मिल रही थी, वायवीय, और एक देखा था अवायवीय। क्या देखा था गाइस? एक देखा था अवायवीय। वायवीय में क्या होता है गाइस? वायवीय में ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन की मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज में जो पायरुविक अम्ल बनता है उसको ऊर्जा प्राप्त होती है। और जो अवायवीय होते हैं उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बिना ऑक्सीजन की आवश्यकता में लैक्टिक अम्ल के द्वारा वो ऊर्जा को प्राप्त कर लेता है। इसमें जैसे लैक्टिक अम्ल और दूसरा कौन था गाइस? ईस्ट था। ईस्ट हमने बताया था। ईस्ट भी क्या करता है? वो ग्लूकोज के द्वारा बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऊर्जा को प्राप्त कर लेता है। सो गाइस हमने ये ऊर्जा कब जरूरी होती है गाइस? जो वायवीय श्वसन होता है वो हम सामान्य रूप से अपन कोशिकाओं में श्वसन होता रहता है, ऊर्जा प्राप्त होती है हमको आसानी से, ऐसे ही वातावरण से मिल जाती है। लेकिन जब हम अतिरिक्त मेहनत की आवश्यकता होती है, ज़्यादा ऊर्जा चाहिए होता है, तो हम अवायवीय रूप से भी लैक्टिक अम्ल से भी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। देखिए मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है? तो हम देखते हैं मनुष्य में जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन फेफड़ों के द्वारा होता है। एक प्रकार से जो कूपिकाएं पाई जाती हैं गाइस, हमने श्वसन तंत्र के द्वारा होता है। एक विशेष तंत्र होता है, परितंत्र होता है।
गैसों के विनिमय में मानव में फुसफुस में अधिकतम क्षेत्रफल कैसे अभिकल्पित होता है। तो गैसों का जो विनिमय, जैसे ही गैस क्या हो जाती है, जैसे CO2 शरीर के अंदर से कहाँ आ जाती है, कोशिका में आ जाती है, और कोशिका से गैस वो बाहर निकल जाती है, श्वसन नली में जाती है, श्वास नली से ग्रसनी से नासिका द्वारा बाहर निकल जाती है। और हम देखते हैं जो CO2 है गैस, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को जैसे ही अपन वातावरण से ऑक्सीजन लेता है कोई भी जीव, तो क्या होता है, वो मानव फुसफुस में चली जाती है, अधिकतम क्षेत्रफल बनता है O2 का। फिर उसमें क्या हो जाता है, कोशिका में जाने के बाद क्या हो जाती है, कोशिका में क्या होती हैं, रेड ब्लड सेल्स पाई जाती हैं, मतलब लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन से वो लोग ऑक्सीजन को खींच लेती हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। एक क्वेश्चन आंसर गाइस हम आपको PDF के रूप में गाइस नोट्स में बना करके चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी डाल देंगे, आप इनकी टेंशन मत लेना। और साथ में गाइस हम नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में संवहन मानव में वहन पढ़ेंगे, किसके द्वारा गैस परिसंचरण होता है, एक स्थान से चीज़ें दूसरे स्थान पर पहुंच जाती हैं जो हमने भोजन के रूप में ली है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। सो गाइस, थैंक फॉर वॉचिंग गाइस। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम कहीं भी आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। इसके लास्ट पार्ट में गाइस कंप्लीट करवा देंगे क्योंकि वीडियो लंबा जाता है। थैंक यू।